कहते हैं सोना हर जगह है, बस ज्यादातर लोगों को इसे देखने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये रिच डैड पुअर डैड किताब की एक बहुत ही दमदार लाइन है, और आज हम इसी किताब के खास अध्याय पर गहराई से बात करने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है किसी के अंदर सोए हुए फाइनेंशियल जीनियस को जगाने वाले 10 कदम। पर यह सिर्फ अमीर बनने की कोई चेकलिस्ट नहीं है। ये पैसे को लेकर अपनी सोच, अपनी आदतों को जड़ से बदलने का एक नक्शा है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। मतलब आज की हमारी बातचीत का मकसद इन 10 कदमों को खोलकर ये देखना है कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। हम पारंपरिक सोच से, मतलब पैसे के लिए काम करो, से हटकर उस मानसिकता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां पैसा आपके लिए काम करता है। तो चलें शुरू करें। हाँ बिल्कुल, चलिए तो फिर इसे खोलते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है, एक ऐसा कारण ढूंढे जो हकीकत से भी बड़ा हो। मतलब सिर्फ मुझे अमीर बनना है ये कहना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे गहरा एक जज्बाती कारण होना चाहिए। किताब में एक युवा तैराक का उदाहरण है जो ओलंपिक के लिए सुबह 4 बजे उठती थी। हाँ, वो ओलंपिक वाली कहानी है। हाँ, और जब उससे पूछा गया कि वो इतनी मेहनत क्यों करती है, तो उसने कहा, मैं ये अपने और उन लोगों के लिए करती हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ। ये था उसका क्यों। लेखक ने भी अपनी एक चाहिए और नहीं चाहिए की लिस्ट बनाई थी। जैसे, मैं पूरी जिंदगी काम नहीं करना चाहता, या मुझे दुनिया घूमनी है। ये बातें किसी भी मुश्किल में एक इंजन की तरह काम करती हैं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से तो सच है, लेकिन इसमें एक जाल भी है। कभी कभी लोग इतना बड़ा क्यों बना लेते हैं कि पहला कदम उठाना ही भारी लगने लगता है। वो अपने लक्ष्य के वजन के नीचे ही दब जाते हैं। अच्छा। हाँ, शायद लेखक का असली संदेश ये है कि एक बड़ा क्यों तो हो, लेकिन उसे हासिल करने के लिए छोटे छोटे क्यों भी रास्ते में होने चाहिए। वो बड़ी वजह आपका नॉर्थ स्टार है, पर आपको रोज सुबह बिस्तर से उठाने के लिए भी तो एक छोटी वजह चाहिए, है ना? ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है, और शायद यही हमें दूसरे कदम पर लाता है। रोजाना चुनाव करें। वो बड़ा क्यों तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन हम हर दिन हर एक रुपए के साथ छोटे छोटे चुनाव करते हैं। यही चुनाव हमें मंजिल की तरफ ले जाते हैं या उससे दूर। सही बात है। लेखक ने बचपन में मोनोपोली खेलने का उदाहरण दिया, जिससे उन्होंने संपत्ति बनाना सीखा। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर न बनने का चुनाव करते हैं क्योंकि उन्हें ये बहुत बहुत झंझट का काम लगता है। और इसमें सबसे जरूरी चुनाव है अपने दिमाग में निवेश करना। किताब में एक मजेदार कहानी है कि चोर घर से टीवी, स्टीरियो सब ले गए। हाँ, वो किताबों वाली। हाँ, लेकिन किताबें छोड़ गए। ये एक प्रतीक है। आंकड़े बताते हैं कि 90% लोग एक नया टीवी खरीदते हैं, पर सिर्फ 10% लोग बिजनेस या निवेश से जुड़ी किताबें। बिल्कुल। और यहाँ असल बात सिर्फ पैसा निवेश करने से पहले निवेश के बारे में सीखने में निवेश करना है। लेखक ने $385 के एक रियल एस्टेट सेमिनार का जिक्र किया है, जिससे उन्हें लाखों डॉलर कमाने में मदद मिली। तो सोचिए उस $385 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहा होगा। जबरदस्त। यहाँ अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये सोचना कि मुझे सब पता है, ये सीखने के दरवाजे ही बंद कर देता है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान ने हमें 2 कान और एक मुंह दिया है, ताकि हम बोले कम और सुने ज्यादा। तो अपने दिमाग में निवेश करना सबसे जरूरी चुनाव है। लेकिन सीखने का एक और शक्तिशाली तरीका है जो शायद इन सबसे ज्यादा असरदार हो सकता है, और वो है इंसानों से सीखना। यही हमें 9वें कदम पर लाता है, नायक चुने। हीरोज। हाँ, बचपन में हम सब किसी न किसी को अपना हीरो मानते थे। कोई क्रिकेटर, कोई एक्टर, और उनकी हर बात कॉपी करने की कोशिश करते थे। बड़े होकर हम ये भूल जाते हैं। वॉरेन बफे या डोनाल्ड ट्रंप जैसे नायकों से प्रेरणा लेकर हम उनके सोचने का तरीका अपना सकते हैं। बिल्कुल। नायक चीजों को आसान बना देते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। ये सिर्फ प्रेरणा लेने से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह की दिमागी हैकिंग है। जब आप किसी नायक का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो आप असल में उनके सालों के अनुभव और गलतियों से सीख रहे होते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि वो किसी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, वो जोखिम कैसे उठाते हैं। ये सिर्फ नकल करना नहीं है, ये उनके दिमागी मॉडल को अपने अंदर उतारना है। सही है।
तो हमने अपनी सोच की नींव रख दी, एक मजबूत क्यों ढूंढ लिया और सीखने के रास्ते भी चुन लिए। लेकिन हमारा सफर अकेले का नहीं है, हमारे आसपास का माहौल, हमारे लोग, ये भी बहुत मायने रखते हैं। और यहीं पर तीसरा कदम आता है जो कुछ लोगों को शायद थोड़ा विवादास्पद लगे। हाँ, दोस्तों वाला। हाँ, दोस्त सावधानी से चुने। इस पर तो मतलब बहुत बहस हो सकती है। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों को उनके बैंक बैलेंस के आधार पर चुने, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप आर्थिक सलाह किससे ले रहे हैं, इस बारे में सावधान रहें। अमीर दोस्त अक्सर पैसे, निवेश, नए अवसरों के बारे में बात करते हैं। उनकी बातचीत से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेखक उन दोस्तों को मजाक में चिकन लिटिल कहते हैं जो हमेशा आसमान गिरने की बात करते हैं। बाजार गिरने वाला है, या अरे ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये सलाह थोड़ी खतरनाक भी हो सकती है ना? हाँ, बिल्कुल। क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपने उन दोस्तों को छोड़ देना चाहिए जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं? दोस्ती और फाइनेंशियल नेटवर्किंग के बीच की लाइन बहुत धुंधली हो सकती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मुझे लगता है लेखक का मतलब दोस्ती तोड़ने से नहीं है। वो शायद ये कह रहे हैं कि आप अपने उन दोस्तों के साथ समय बिताइए, मजे कीजिए, लेकिन जब बात पैसे की सलाह की हो तो उस दोस्त की सुनिए जो उस खेल को समझता है। आप क्रिकेट खेलना सचिन तेंदुलकर से सीखना चाहेंगी, अपने उस दोस्त से नहीं जिसने कभी बल्ला ना पकड़ा हो, चाहे वो आपका कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो। बिल्कुल सही। तो मुद्दा सूचना के स्रोतों को नियंत्रित करने का है। आप जिनके साथ समय बिताते हैं उनकी सोच का आप पर असर पड़ता है, ये तो पक्की बात है। लेखक ने इनसाइडर ट्रेडिंग का जिक्र एक कानूनी संदर्भ में किया है। मतलब जानकारी के आप जितना करीब रहेंगे उतना फायदा होगा, और दोस्त जानकारी का एक बहुत बड़ा जरिया होते हैं। हाँ, और माहौल बनाने का दूसरा पहलू है छठा कदम, अपने ब्रोकर्स को अच्छी तरह से भुगतान करें। कई लोग ब्रोकर की कमीशन बचाने के चक्कर में खुद ही घर बेचने की कोशिश करते हैं या सबसे सस्ते पेशेवर ढूंढते हैं। लेकिन लेखक का मानना है कि अच्छे पेशेवर जैसे वकील, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर, वो अपनी फीस से कहीं ज्यादा कमा के देते हैं। उनकी विशेषज्ञता एक खर्च नहीं बल्कि एक निवेश है। बिल्कुल, लेकिन ये तभी काम करता है जब आप जानते हो कि एक अच्छा पेशेवर कैसे चुने। कई लोग सिर्फ ज्यादा फीस को ही अच्छी क्वालिटी मान लेते हैं, जो हमेशा सच नहीं होता। असली कौशल उन लोगों को ढूंढने और मैनेज करने में है जो किसी क्षेत्र में आपसे ज्यादा होशियार हैं। एक अच्छा ब्रोकर आपको सिर्फ एक सौदा नहीं देता, वो आपको जानकारी और शिक्षा भी देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने लिए एक पर्सनल निदेशक मंडल बना रहे हैं। अच्छा, तो अगर हमारी सोच सही है और हमारे आसपास के लोग भी हमें आगे बढ़ा रहे हैं, तो अगला सवाल आता है, करें क्या? अब बात करते हैं उन ठोस एक्शन स्टेप्स की, उन नियमों की जो असल में दौलत बनाते हैं। और इसमें सबसे मशहूर नियम है 5वां कदम। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। बिल्कुल, जिसका सीधा मतलब है कि महीने की आय आते ही सबसे पहले अपने एसेट कॉलम यानी संपत्ति वाले खाने में पैसा डालें और उसके बाद अपने बिलों का भुगतान करें। पहली बार सुनने में ये बहुत गैर जिम्मेदाराना लगता है। हाँ, और यही तो इसकी खूबसूरती है। इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। जब बिल चुकाने का दबाव बढ़ता है तो ज्यादातर लोग अपनी बचत खर्च कर देते हैं। लेकिन ये नियम कहता है कि उस दबाव को पैसा कमाने के नए तरीके खोजने के लिए प्रेरणा के तौर पर इस्तेमाल करें। ये आपको आय बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है। इसके 2 नियम हैं। पहला, बड़े उपभोक्ता ऋण में ना पड़ें, और दूसरा, इस दबाव का इस्तेमाल अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को जगाने के लिए करें, अपनी बचत को खत्म करने के लिए नहीं। एक तरह का सकारात्मक दबाव है। और उस दबाव में नए तरीके खोजने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। हाँ। यहीं पर चौथा कदम आता है, एक फॉर्मूले में महारत हासिल करें और फिर नया सीखें। हम वही बनते हैं जो हम पढ़ते हैं या सीखते हैं। ज्यादातर लोग स्कूल में एक ही फॉर्मूला सीखते हैं, पैसे के लिए काम करो। लेखक ने रियल एस्टेट फोरक्लोजर खरीदने का एक नया फॉर्मूला सीखा और उस पर तब तक काम किया जब तक उसमें महारत हासिल नहीं कर ली। सही बात है। आज की दुनिया में ये मायने नहीं रखता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। बिल्कुल, सिर्फ कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है। आज का खेल है एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना और उसमें महारत हासिल करना जो पैसे बनाने की प्रक्रिया को तेज कर दे। और जब आप एक में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप रुकते नहीं हैं, आप एक नया सीखते हैं। आज के दौर में स्किल्स की हाफ लाइफ बहुत कम हो गई है। जो आज काम कर रहा है जरूरी नहीं कि वो 5 साल बाद भी काम करेगा। इसलिए आपको एक लर्निंग मशीन बनना होगा। लर्निंग मशीन। ये एसेट से देनदारियां चुकाने का विचार मुझे बहुत शक्तिशाली लगा।
खासकर जब बात उन बड़ी बड़ी चीजों की आती है जिनका हम सपना देखते हैं। और यहीं पर 8वां कदम खेल में आता है। लग्जरी खरीदने के लिए एसेट्स का इस्तेमाल करें। हाँ, ये मेरा पसंदीदा है। मतलब अगर पोर्शे कार खरीदनी है तो लोन लेने या बचत खर्च करने के बजाय एक ऐसा एसेट बनाओ जिसके कैश फ्लो से कार की किश्तें भरी जाएं। किताब में एक दोस्त का उदाहरण है जिसने अपने 16 साल के बेटे को कार के लिए सीधे $3000 नहीं दिए, बल्कि उसे वो पैसे स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए दिए। शर्त ये थी कि जब वो $3000 से $6000 बना लेगा तब वो कार खरीद सकता है। ये शानदार है। उस लड़के ने शुरुआत में पैसे से खोए भी, लेकिन उसने पैसे की ताकत के बारे में एक ऐसा सबक सीखा जो उसे कोई स्कूल नहीं सिखा सकता था। उसका ध्यान कार खरीदने की खुशी से हटकर पैसा बनाने के खेल के रोमांच पर चला गया। ये तरीका आपकी खर्च करने की इच्छा को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे निवेश करने की प्रेरणा में बदल देता है। एक बुरी आदत को एक अच्छी आदत में बदलने जैसा। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार अगला कदम पढ़ा, इंडियन गिवर बने, तो मुझे ये शब्द थोड़ा अजीब लगा। लेकिन जब मैंने इसका मतलब समझा तो ये मेरे लिए एक लाइट बल्ब मोमेंट था। इसका मुख्य विचार है, मुझे मेरा पैसा कितनी जल्दी वापस मिलेगा। बिल्कुल। और उसके बाद मुझे मुफ्त में क्या मिलेगा। जैसे एक कॉन्डो $50,000 में खरीदा, उसे किराए पर दिया और 3 साल में अपनी मूल लागत किराए से वापस पा ली। अब वो कॉन्डो एक मुफ्त संपत्ति है जो हर महीने पैसा कमा कर दे रहा है। यहां पर एक होशियार निवेशक सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देखता, वो पूंजी की गति देखता है। यानी उसका मूलधन कितनी जल्दी वापस आ रहा है, ताकि उसे फिर से किसी और संपत्ति में लगाया जा सके। और एक बार मूलधन वापस आ गया तो जो संपत्ति बची है वो तकनीकी रूप से मुफ्त है और उसका जोखिम लगभग शून्य हो जाता है। वाह! तो हमने मानसिकता, माहौल और ठोस तरीकों पर बात कर ली। लेकिन अब हम आते हैं आखिरी 10वें कदम पर, जो इन सब से अलग लगभग आध्यात्मिक है। सिखाएं और आपको मिलेगा, यानी देने की शक्ति। लेखक के अमीर डैड का मानना था कि अगर आपको कुछ चाहिए तो पहले उसे देना सीखो। जब उनके पास पैसे की कमी होती थी तो वे दान करते थे या अपना समय देते थे। ये सुनने में तर्क के खिलाफ लगता है, लेकिन यह पारस्परिकता और प्रचुरता के मानसिकता का सिद्धांत है। जो लोग कमी की मानसिकता से सोचते हैं वे हमेशा ज्ञान और पैसा जमा करके रखते हैं, लेकिन जो प्रचुरता की मानसिकता से सोचते हैं वे जानते हैं कि देने से बढ़ता है। जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो हम खुद सबसे ज्यादा सीखते हैं। हमारे दिमाग में नए विचार आते हैं। यह उस कहानी की तरह है जहां एक आदमी ठंड में स्टोव के सामने लकड़ी लेकर बैठा है और कह रहा है, जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं तुम में लकड़ी डालूंगा। जीवन का नियम इसके ठीक उल्टा है, पहले देना पड़ता है। तो इन सब का क्या मतलब है? इन 10 कदमों को एक साथ देखने के बाद ये साफ है कि फाइनेंशियल जीनियस को जगाना जटिल वित्तीय उत्पादों के बारे में कम है और अपनी मानसिकता, अपनी आदतें और आप किससे सीखते हैं इस बारे में ज्यादा है। यह हर दिन किए जाने वाले सचेत चुनावों की एक श्रृंखला है। ये हमें हमारी बातचीत की शुरुआत के विचार पर वापस लाता है। सोना हर जगह है। ये 10 कदम उस सोने को देखने के लिए अपनी नजरों को प्रशिक्षित करने के तरीके हैं। ये आपकी वित्तीय दृष्टि को तेज करने वाले उपकरण हैं, ताकि भीड़ जो नहीं देख पा रही वो आप देख सकें। ये एक बेहतरीन सारांश है, लेकिन ये मुझे एक आखिरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। स्रोत नायकों से सीखने और विशेषज्ञों को अच्छा भुगतान करने पर जोर देता है, लेकिन आज सोशल मीडिया गुरुओं और अंधीन ऑनलाइन कोर्सेज के जमाने में कोई एक सच्चे नायक या एक योग्य विशेषज्ञ और सिर्फ एक अच्छे मार्केटर के बीच फर्क कैसे कर सकता है? अमूल्य जानकारी के लिए भुगतान करने और सिर्फ एक महंगा उत्पाद बेचे जाने के बीच असली लकीर कहाँ है?